नमस्कार दोस्तों। तो जोकोविच और नडाल एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। कल सेमीफाइनल्स है फ्रेंच ओपन 2021 का। क्योंकि नडाल नंबर 3 पर हैं, उनसे ऊपर मेडवेडेव नंबर 2 पे थे, इसीलिए जोकोविच और नडाल की भिड़ंत फाइनल में ना होकर के सेमीफाइनल में हो रही है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग और सभी ये कह रहे हैं कि ये एक तरह का फाइनल मैच ही होगा, क्योंकि जोकोविच और नडाल दुनिया के महानतम खिलाड़ी हैं जो कि अभी क्ले पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो कल के जो मैचेस हुए बहुत ही रोमांचक रहे दोनों मैच। नडाल और श्वार्ट्जमैन का जो मैच था, मेरे हिसाब से श्वार्ट्जमैन ने बहुत ही अच्छा खेला और ऐसा बीच में लग भी रहा था तीसरे सेट में कि उनके पास चांसेस हैं, और अगर वो कुछ देर और टिके रहते तो शायद तीसरे सेट में वो जीत सकते थे। लेकिन नडाल, जैसा कि हम जानते हैं, इतनी आसानी से कोई भी पॉइंट नहीं देते हैं, और उन्होंने वो 30 ऑल और 30-40 और ड्यूस वाले जो गेम्स थे 2 ऑल और 3 ऑल पर तीसरे सेट में, वहाँ से टिके रहे नडाल। उन्होंने अपनी सर्व नहीं गंवाई। और उसके बाद हम जानते हैं कि जब स्कोरबोर्ड पे नडाल इक्वल रहते हैं या ऊपर रहते हैं, तो बहुत उनके अंदर ये अच्छी आदत है कि वो समझ जाते हैं कि किस समय उन्हें क्या करना है। वो समझ गए कि जब 3 ऑल या 4-3 है और श्वार्ट्जमैन की सर्व है, तो श्वार्ट्जमैन वैसे भी निराश होंगे कि उन्होंने जो अधूरे जो मौके छोड़े हैं पिछले गेम में, उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाए होंगे। और इस वजह से नडाल ने सोचा कि यही मौका है एग्रेसिव खेलने का और अपने विनर्स मारने की कोशिश करने का। और एक आध विनर भी अगर पड़ जाता है, अगर कोई भी गेम में लव 15 की शुरुआत अगर आप नडाल को दे देते हैं या लव 30 हो जाता है, तो वैसे ही सामने वाले खिलाड़ी के मन में बहुत तनाव रहता है, क्योंकि नडाल, हम जानते हैं कि इतनी आसानी से वो लीड, लव 15 की ही लीड क्यों ना हो, वो इतनी आसानी से नडाल नहीं गंवाते हैं। और यही हुआ, एक बार उन्होंने वो लीड ले ली, तीसरा सेट जीत गए। उसके बाद चौथे सेट में बहुत ही एग्रेसिव उन्होंने खेला, शानदार खेल दिखाया, और श्वार्ट्जमैन के पास कोई चांस नहीं था। बेसिकली तीसरा सेट हारने के बाद श्वार्ट्जमैन वो मैच हार चुके थे, और ये आप उनके स्टैटिस्टिक्स से भी देख सकते हैं। चौथे सेट में उन्होंने बस एक विनर लगाया और 11 अनफोर्स्ड एरर्स किए। तो काफ़ी अच्छा मैच वो रहा ओवरऑल। और जोकोविच और बेरेटिनी का मैच भी बहुत अच्छा रहा। जोकोविच ने बहुत सुधार किया मेरे हिसाब से अपने गेम में। जो उनका पिछला मैच मुसेटी के साथ था, उसमें बहुत ही आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे थे, उनके फोरहैंड भी नहीं पड़ रहे थे और बॉडी लैंग्वेज भी उनकी उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन कल के मैच में बॉडी लैंग्वेज शुरू से ही उनकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा इंटेंट वो दिखा रहे थे। उनको देख के लग रहा था कि वो जल्द से जल्द इस मैच को जीतना चाहते हैं, मैच को ख़त्म करना चाहते हैं। उनकी सर्व अच्छी चल रही थी, बैकहैंड भी अच्छा चल रहा था, और कल उनका मूवमेंट भी थोड़ा फास्ट था। मुझे ऐसा लगा कि वो पोजीशन में बहुत जल्दी आ रहे थे शॉट लेने के लिए। एक अर्जेंसी उनमें दिख रही थी कि जल्दी उन्हें कोई भी शॉट लगाने के बाद अगले शॉट के लिए तैयार रहना है। और इस वजह से वो कंट्रोल भी कर पा रहे थे, क्योंकि बेरेटिनी कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उनकी सर्व बहुत तेज़ है और बहुत ही पावरफुल है और कंसिस्टेंट है। उन्होंने बहुत अच्छी कल सर्विंग की, और फोरहैंड उनका बहुत ही एक्सप्लोसिव है। बावजूद इसके जोकोविच यह मैच बोल सकते हैं कि उतने मुश्किल उन्हें नहीं आई इस मैच को जीतने में, क्योंकि वो पूरे टाइम इस मैच में अच्छा लेवल मेंटेन उन्होंने करके रखा। और चाहे वो फोरहैंड हो, बैकहैंड हो, सर्व हो, सब जगह उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और इसलिए कल वो मैच में सफल रहे। अब हम बात करते हैं जोकोविच और नडाल की, जो कि कल होने वाला है। और क्या ही कहना है, आप सब जानते हैं कि पिछले 16 साल से 2006 से जब पहली बार जोकोविच और नडाल फ्रेंच ओपन में भिड़े थे, हालांकि उस समय जोकोविच बहुत ही नए खिलाड़ी थे, जबकि नडाल ऑलरेडी फ्रेंच ओपन जीत चुके थे पिछले साल 2005 में। लेकिन बावजूद इसके नडाल भी एक यंग खिलाड़ी थे, और जोकोविच क्योंकि तब उभर के आ रहे थे, उनके साथ काफ़ी फिटनेस के भी इश्यूज थे। और वही हमने देखा 2006 के फाइनल में, सॉरी नॉट इन फाइनल्स बट उससे पहले के राउंड्स में, जब नडाल और जोकोविच की भिड़ंत हुई, तो जोकोविच पहले 2 सेट के बाद रिटायर हो गए थे। और हालांकि उस समय देखकर भी हमें यह लग रहा था कि जोकोविच आने वाले समय में एक बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका फोरहैंड था, खास करके इनसाइड आउट फोरहैंड उन्होंने बहुत अच्छे लगाए थे उस मैच में। अगर आप देखें तो हमें पता तो था कि वो आगे जाके अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, लेकिन इतने महानतम खिलाड़ी बनेंगे ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। तो चलते हैं एक बार पास्ट के मैचेस देखते हैं फ्रेंच ओपन के ही, और फिर इस एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे पिछले सारे फ्रेंच ओपन के मैचेस हैं जो नडाल और जोकोविच ने एक दूसरे के साथ खेले हैं। और टोटल 8 बार इन लोगों ने मैच खेला एक दूसरे के साथ, जिसमें से 7 बार
नडाल ने जीत हासिल की है और केवल एक बार जोकोविच हरा पाए हैं नडाल को, जो कि 2015 में हराया गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जोकोविच का परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट रहा है। ऐसा किसी भी मैच में आप नहीं कह सकते कि जोकोविच बहुत ही वन साइडेड तरीके से हार गए। पिछले मैच में आप अवश्य वो चीज़ कह सकते हैं, 2020 वाले मैच में, बट उससे पहले के जितने मैचेस हैं उसमें कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जोकोविच ने नडाल के खिलाफ। और मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो हमेशा एक न एक सेट तो जोकोविच जीत ही पाए हैं नडाल से। 2006 में, जैसा कि मैंने बताया, शुरुआत हुई थी जो आप स्क्रीन पे सबसे नीचे देख रहे हैं, जिसमें कि जोकोविच रिटायर हो गए थे, बट उसमें भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। और जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो जोकोविच ने यह कहा था कि नडाल को सब कहते हैं कि उनको क्ले पे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ, क्ले पे उनको हराया जा सकता है। और आज कुछ समय तक ही सही मैच मेरे हाथ में था, ऐसा जोकोविच ने कहा। हालांकि इस बात पे उनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया, लेकिन इससे एक बात तो साबित हो गई कि उनके मन में यह बिलीफ था कि आज नहीं तो कल वो नडाल को हरा पाएंगे। और यह होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नडाल इस तरह के खिलाड़ी हैं कि वो सबसे पहले आपका बिलीफ ही तोड़ते हैं। जब आपको यह विश्वास ही नहीं होगा कि आप उन्हें हरा सकते हैं तो आप कैसे हराएंगे। पर जोकोविच में यह विश्वास था शुरू से। और हालांकि वो मैच वन साइडेड ही था, ऐसा नहीं है कि जोकोविच के पास बहुत सारे चांसेस थे 2006 के उस फ्रेंच ओपन मैच में, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। ये उनका पहला बड़ा मैच था, उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और उसके बाद वो इम्प्रूव होते चले गए। 2007 में भी अगर आप देखें तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 2008 में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और इसके बाद जो परफॉर्मेंसेस आए हैं, जैसे 2011 में जोकोविच और नडाल फ्रेंच ओपन में नहीं भिड़े, जबकि वो जोकोविच का सबसे अच्छा वर्ष था, जहां उन्होंने अधिकतम मैचेस जो हैं अपने जीते और नडाल को 7 फाइनल्स में भी शिकस्त दी। और नडाल ने भी इस बात को स्वीकारा था कि जोकोविच अभी इस लेवल पे खेल रहे हैं कि उन्हें हरा पाना एक नामुमकिन के बराबर है। और इसीलिए एक तरह से वो मोटिवेट हो रहे थे इस चीज़ को देखते हुए। ये भी उन्होंने कहा था कि जोकोविच ही मेरा मोटिवेशन है कि मुझे अपने खेल को और खेल में सुधार करना है। और 2011 में लेकिन बाकी सारी जगह जोकोविच नडाल से जीते, और इवन क्ले पर भी पहली बार जोकोविच ने मैड्रिड में और रोम में लगातार स्ट्रेट सेट्स में नडाल को मात दी, जबकि दोनों टूर्नामेंट क्ले पर थे। और ऐसा लग रहा था कि नडाल के पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी अब है नहीं जिससे वो जोकोविच को हरा पाए, चाहे वो कोई भी सरफेस हो। और उनका फोरहैंड का जो टॉप स्पिन है वो भी उतना ज़्यादा उस वर्ष नहीं आ रहा था नडाल का, जिस वजह से जोकोविच को ये मौका मिल रहा था कि वो कोर्ट में आगे बढ़ चढ़ के जो है अपना बैकहैंड लगाएं, अपना फोरहैंड लगाएं और एग्रेसिव गेम खेलें। लेकिन 2011 के सेमीफाइनल मैच में नडाल से पहले जोकोविच को फेडरर से भिड़ना पड़ा फ्रेंच ओपन में, और फेडरर बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे। अपने ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि उससे पिछले 2 महीने जो एक मैच हुआ था जिसमें फेडरर को बुरी तरह मैं कहूँगा कि हराया था जोकोविच ने स्ट्रेट सेट्स में 2011 ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और एक तरह से उसका बदला जो है फेडरर ने लिया फ्रेंच ओपन में और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। वो मैच भी बहुत क्लोज था, चौथे सेट में टाई ब्रेक था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन फेडरर की सर्व ने भी काफ़ी अच्छा काम किया और मैच पॉइंट पे उन्होंने एस लगाई और उस मैच को जीता। और अगर वो मैच जोकोविच जीत जाते तो मेरे हिसाब से जोकोविच के पास वो सबसे सुनहरा मौका था नडाल को फ्रेंच ओपन में हराने का और फ्रेंच ओपन जीतने का, पर वो हो ना सका। और फेडरर ने सेमीफाइनल में हराया जोकोविच को, लेकिन वो फाइनल में जीत नहीं पाए। फाइनल में नडाल हमेशा की तरह कामयाब रहे। उसके बाद हम चलते हैं 2012 में, जबकि फिर से एक बार नडाल और जोकोविच की फाइनल में भिड़ंत हुई। यहाँ भी सेमीफाइनल में जोकोविच और फेडरर की भिड़ंत हुई थी, लेकिन इस बार जोकोविच ने विजय हासिल की। सेमीफाइनल में फेडरर उतना अच्छा नहीं खेल रहे थे और जोकोविच बहुत अच्छा खेल रहे थे। जब फाइनल में भिड़ंत हुई, शुरू में ऐसा लगा कि नडाल बहुत ही आसानी से इस मैच को जीत जाएंगे, क्योंकि कंडीशंस काफ़ी सनी थी, काफ़ी गर्मी थी। लेकिन अचानक से बीच में बारिश हो गई और कंडीशंस बहुत हैवी हो गई, बॉल बहुत ही रुक रुक के आने लगी, बाउंस भी कम हो गया और नडाल को जो अतिरिक्त उछाल मिलता है टॉप स्पिन का वो नहीं मिल रहा था। और इसी वजह से आप देख सकते हैं 2012 में जो एक सेट बीच में नडाल ने यहाँ गंवाया है 2-6 से, वो इसीलिए गंवाया है क्योंकि उस समय कंडीशंस चेंज हो गई थी और जोकोविच को अचानक से अपने शॉट्स में भरोसा होने लगा, बाउंस उनके मुताबिक आने लगा और इसीलिए वो तीसरा सेट जीत गए। और इवन चौथे सेट में भी वो एक ब्रेक ले चुके थे, लेकिन उस समय फिर बारिश हो गई और फिर उस मैच को अगले दिन तक स्थगित करना पड़ा। अगले दिन जब मैच शुरू हुआ तो कंडीशंस बहुत ही अलग थी, सनी कंडीशंस थी
नडाल की जो भी छोटी मोटी थकान रही हो वो भी अब चली गई थी। फ्रेशली दोनों प्लेयर्स आए, और सनी कंडीशंस में तो आप जानते हैं कि नडाल की बॉल बहुत बाउंस होती है और उनके लिए काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन होती है। तो नडाल ने तुरंत ही अपना ब्रेक वापस लिया और उसी सेट में नडाल ने वापसी की और वो सेट नडाल जीत गए, और मैच पॉइंट पे जोकोविच ने डबल फॉल्ट कर दिया, और इस तरह से नडाल एक और बार चैंपियन बने। जो सबसे अच्छा मैच नडाल और जोकोविच का रहा है फ्रेंच ओपन में, मेरे हिसाब से वो अगला मैच रहा है जो कि 2013 में हुआ था, सेमीफाइनल मैच था, और बहुत ही शानदार गेम था। अगर आप लोगों में से लोगों ने किसी ने भी नहीं देखा है वो मैच, तो उसकी हाइलाइट्स अवेलेबल है यूट्यूब पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, उसको ज़रूर देखें। मेरे हिसाब से वो बेस्ट मैच है, क्योंकि ड्रामा भी उसमें बहुत था, परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी थी दोनों खिलाड़ियों की। और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि दो खिलाड़ी दोनों ही एक टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करें और एकदम शोल्डर टू शोल्डर चलें। तो वो उस मैच में देखा गया। पहले सेट में नडाल ने बहुत अच्छा खेला और 6-4 से जीता, और ऐसा लगने लगा कि फिर से यह जो है टूर्नामेंट नडाल आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन अचानक से जोकोविच ने दूसरे सेट में वापसी की, अच्छा खेल दिखाया, 6-3 हो गया। उसके बाद फिर से वही नडाल ने वापसी करते हुए 6-1 से जीता, और चौथे सेट में नडाल ने 2 बार ब्रेक हासिल किया और 2 बार सर्व फॉर द टूर्नामेंट, नॉट फॉर द टूर्नामेंट बट सर्व फॉर द मैच किया। 5-4 पे मेरे ख्याल में एक बार किया, और एक 6-5 पे भी उनके पास लीड थी, लेकिन दोनों बार वो मैच को क्लोज आउट करने में नाकाम रहे। और उसके बाद जोकोविच ने टाई ब्रेक बहुत अच्छा खेला और चौथा सेट अपने नाम किया। पांचवें सेट में ऐसा लग रहा था कि जोकोविच जीत जाएंगे, उन्होंने बढ़त हासिल कर ली थी शुरू में ही, 3-1 से उनके पास बढ़त थी, और उस चौथे पांचवें गेम में भी 30-30 तक गया था या ड्यूस तक गया था। तो बहुत से मौके ऐसे लग रहे थे कि आराम से जो है जोकोविच ये फिफ्थ सेट जो है वो जीत जाएंगे, और मैच को पहली बार वो 2013 में आखिरकार वो सफल हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं नडाल कभी हार नहीं मानते, उन्होंने वापसी की और बहुत ही शानदार विनर्स लगाने शुरू किए। जैसे कि एक अलग ही रूप उनका देखने को मिला जब वो पिछड़ रहे थे फिफ्थ सेट में, अचानक से वो बहुत एग्रेसिव हो गए, चाहे वो बैकहैंड हो या फोरहैंड हो। परसेंटेज शॉट भी उन्होंने लगाना छोड़ दिया, सीधा वो विनर्स के लिए जाने लगे बड़े से बड़े पॉइंट पे, और उनके विनर पढ़ने भी लगे। और जब 2-3 विनर उनके पड़ गए तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया, और जोकोविच काफ़ी स्ट्रगल करने लगे उस लिहाज से कि उन्हें पता था कि इतनी आसानी से यह मैच वो नहीं जीत पाएंगे। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की, और 8-8 तक जो है, 7-7 तक जो स्कोर गया है फिफ्थ सेट में वो बहुत क्लोज रहा। उसके बाद बस एक गेम में जोकोविच ने गलती की, जो लास्ट गेम था, क्योंकि नडाल पहले सर्व कर रहे थे तो उनके पास एक एडवांटेज था, नडाल 8-7 से लीड कर रहे थे वो पांचवें सेट में। और उसके बाद जो है जोकोविच ने की सर्व थी, उन्हें होल्ड करना था टू स्टे इन द मैच, बट पहले पॉइंट में उन्होंने एक स्मैश मिस किया जिस वजह से लव 15 हो गया, और फिर वो केवल 3 पॉइंट दूर थे अपनी हार से, और उनको प्रेशर आ गया। वो उन्होंने कोशिश की आगे जाके एक आध पॉइंट नेट पे लेने की, बट पासिंग शॉट नडाल मारने के लिए तैयार खड़े थे, उन्होंने वहाँ वो पॉइंट भी जीत लिया। और उसके बाद जोकोविच लव 30 में प्रेशर में आ गए, 1-2 पॉइंट उन्होंने मिस किए और यह मैच उन्होंने गंवाया। बट ये बहुत क्लोज मैच था, और मेरे हिसाब से 1-2 पॉइंट इधर उधर होते तो जोकोविच भी जीत सकते थे इस मैच को। लेकिन फिर भी यह दर्शाता है कि नडाल इतनी आसानी से आपको मैच नहीं देंगे। फिर 2014 में जोकोविच बहुत ही इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस के साथ आए थे, और शुरू से ही उन्होंने बहुत अच्छा खेलना का जो निर्णय था वो लिया, और पहले सेट में ही उन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत की कि पहला सेट 6-3 से जीता, और दूसरे सेट में भी हालांकि शुरू में नडाल के पास ब्रेक था, लेकिन जोकोविच ने वहां भी वापसी की, और उस सेट में भी 5-5 तक वो चला गया था। लेकिन उसके बाद एक खराब गेम, एक डबल फॉल्ट जोकोविच की, और नडाल को वापसी करने का मौका मिल गया। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस वर्ष बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस मैच के दौरान, और फिटनेस की दोनों ही खिलाड़ियों ने कंप्लेंट की कि वो उतना फिटनेस अपनी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं इतनी गर्मी के चलते। और यह भी नडाल ने कहा कि अगर वो दूसरा सेट किसी तरह हार जाते तो फिर उनके लिए नामुमकिन था उस मैच में वापस आ पाना, क्योंकि वो भी फील कर रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण वो भी अपना पूरे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने दूसरा सेट जीत लिया, एक एक सेट की बराबरी हो गई, उसके बाद जोकोविच का परफॉर्मेंस भी डाउन हो गया और जोकोविच की फिटनेस भी डाउन हुई उस मैच में, और इस तरह से वो मैच जो है जोकोविच के हाथ से फिसल गया। उसके बाद 2015 में हम जाते हैं। 2015 में भी एक बहुत अच्छा मैच हुआ जिसमें जोकोविच ने बड़ी आसानी से, मैं कहूँगा कि जीत हासिल की। हालांकि
ये कह सकते हैं कि नडाल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनका टॉप स्पिन भी अच्छा नहीं चल रहा था, वो बॉल काफ़ी शॉर्ट दे रहे थे उस पूरे टूर्नामेंट में, और इंजरी से भी गुजर रहे थे वो। पर जोकोविच को देखा जाए तो उन्होंने शुरू से ही उस वर्ष काफ़ी ऐसी चीज़ें की थी जिससे लग रहा था कि वो पूरी तरह से फ्रेंच ओपन के माहौल में ढलना चाहते हैं और फ्रेंच ओपन को जीतना चाहते हैं। उन्होंने फ्रेंच सीखना भी शुरू किया और एक रूटीन उन्होंने स्टार्ट किया अपना कि जाएंगे वो, और शुरू से ही स्ट्रैटेजिकली सबसे अच्छा गेम अपना दिखाएंगे, और उस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने वो दिखाया। और नडाल के साथ भी ऐसा कभी नहीं लगा कि जोकोविच जो है वो अंडरडॉग है, या जोकोविच जो है पिछले कई वर्षों से हार रहे हैं। उन्होंने एक कॉन्फिडेंट प्लेयर की तरह खेला वो मैच, और नडाल क्योंकि उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, वो नहीं बचा पाए उस मैच को, और काफ़ी आसानी से इन दी एंड जो है वो मैच को गंवा बैठे। लेकिन जोकोविच फिर भी उस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाए, क्योंकि वावरिंका, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब वो अच्छा खेलते हैं तो उन्हें हराना नामुमकिन होता है। फाइनल में उन्होंने एक मैजिकल परफॉर्मेंस दी और बहुत ही एग्रेसिव गेम खेला, और जोकोविच के पास ज़्यादा मौके नहीं थे, तो वो फ्रेंच ओपन भी नहीं जीत पाए। उसके बाद 2016 में जोकोविच फाइनली फ्रेंच ओपन जीत पाए। अब हम बात करते हैं 2020 की, जो कि पिछले साल का मैच था, नाइट मैच था, पहला नाइट मैच खेला गया फ्रेंच ओपन में, जो कि एक फाइनल था। और मेरे हिसाब से क्योंकि क्लोज्ड कंडीशंस थी, रूफ भी लगा हुआ था, तो बहुत ही अच्छा चांस था जोकोविच के पास इस मैच को जीतने का। लेकिन उनका फॉर्म अच्छा नहीं था, और नडाल इस चीज़ को समझ चुके थे कि क्योंकि कोर्ट फास्ट बिहेव करेगा, बॉल उतनी बाउंस हो सकता है ना हो, और जोकोविच जाहिर सी बात है एग्रेसिव खेलने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि धूप भी उतनी नहीं है, गर्मी उतनी नहीं है, तो कंडीशंस बहुत ही अलग होंगी। और इस चीज़ को भांपते हुए नडाल ने अपनी तैयारी बदली, अपनी स्ट्रैटेजी बदली, और खुद ही बहुत एग्रेसिव खेल दिखाना शुरू किया पहले ही गेम से। ऐसा कभी नहीं लगा कि नडाल सेटल हो रहे हैं, जबकि जोकोविच पहले 2-3 गेम में ऐसा लगा कि सेटल ही हो रहे हैं, अभी वो समझ ही नहीं पाए हैं कि ये फाइनल है और उन्हें शुरू से अच्छा खेलने की ज़रूरत है। जबकि मैच से पहले हम सब ये सोच रहे थे कि ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि नडाल को अपना 20वां ग्रैंड स्लैम जीतना है तो उन पर प्रेशर होगा, जबकि जोकोविच जो है बड़ी आसानी से अपना नेचुरल गेम खेल पाएंगे, कंडीशंस भी उनके अनुकूल हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नडाल तैयार थे, उन्होंने शुरू से ही बहुत एग्रेसिव खेला और पहले ही गेम में ब्रेक कर दिया जोकोविच को, और उसके बाद उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा। हालांकि तीसरे सेट में जोकोविच ने अपने खेल को सुधारा और ऐसा लगा कि शायद वो वापसी कर पाएंगे, लेकिन नडाल ने उन्हें वापस आने का मौका नहीं दिया। तो ये हमने पूरी हिस्ट्री देखी कि अब तक कितनी बार नडाल और जोकोविच आपस में भिड़े हैं फ्रेंच ओपन पे, और हर बार एक चीज़ कॉमन रही है कि नडाल की जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो हमेशा तत्पर रही है उनकी मदद के लिए, चाहे वो अच्छा खेल रहे हों चाहे नहीं खेल रहे हों। इवन जो 2015 में जो मैच जोकोविच जीते हैं, उसमें भी पहला सेट अगर आप देख पा रहे हैं तो 7-5 से जोकोविच जीते हैं। इस सेट में जोकोविच पहले 4-0 से आगे थे, बट नडाल ने 4-0 से 4-4 की वापसी कर ली। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे नडाल अच्छा खेल रहे हों चाहे नहीं अच्छा खेल रहे हों, वो किसी तरह रास्ता निकाल ही लेते हैं गेम को आगे तक बढ़ाने का। और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है किसी भी खिलाड़ी को अगर उनको हराना है तो ये हमने पिछले रिजल्ट्स देखे। अब हम बात करते हैं कि पहले की तुलना में आज का जो गेम है, चाहे वो नडाल का हो चाहे जोकोविच का हो, उसमें क्या बदलाव आया है। दोनों ही खिलाड़ी जब पहले दोनों ने खेलना एक दूसरे के समक्ष शुरू किया तब बहुत ही यंग थे और उनका गेम पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं था, और अब काफ़ी कुछ बदल चुका है। जैसा कि आप पहला पॉइंट देख रहे हैं, नडाल का बैकहैंड अब बहुत इंप्रूव हो चुका है। हालांकि नडाल राइटी हैं और इसका उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है बैकहैंड में, क्योंकि वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर पाते हैं, खास करके अपने बॉटम हैंड का इस्तेमाल कर पाते हैं बॉल को रीडायरेक्ट करने के लिए और पावर जनरेट करने के लिए। लेकिन शुरू शुरू में उनका बैकहैंड उतना अच्छा नहीं था, काफ़ी बॉल्स उनकी शॉर्ट आती थी, मिड ऑफ द कोर्ट आती थी, और अब उन्होंने इस चीज़ पर अपने काबू कर लिया है। 2008 से लेकर अब तक उनका बैकहैंड सुधरता ही गया है, और इसी कारण से 2008 में वो विल्डन मेरे हिसाब से जीतने में कामयाब रहे थे, क्योंकि फेडरर के समक्ष जो उन्होंने बैकहैंड इतना अच्छा मारा, चाहे वो क्रॉस कोर्ट हो चाहे डाउन द लाइन हो, तो फेडरर को भी ये लगा कि अब नडाल के बैकहैंड पे जाने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, और कुछ देर के लिए वो अचंभित ज़रूर हो गए होंगे उस मैच में। और वहाँ से नडाल ने जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट शुरू किया है, आज तक उनका बैकहैंड जो है वो और सुधार ही उसमें होता रहा है। और आजकल आप देखें
तो वो बहुत एग्रेसिव खेलते हैं उस एंड से। पहले वो ऐसा लगता था कि हमेशा डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो वो कोर्ट के अंदर आते हैं, अपना एक पैर कोर्ट के अंदर ला के अथॉरिटी के साथ बॉल को मारते हैं, जैसा कि वो विनर मारने की कोशिश कर रहे हैं। और चाहे वो क्रॉस कोर्ट एंगल हो, चाहे वो उनका डाउन द लाइन हो, बहुत ही पावरफुल बैकहैंड वो मारते हैं, तो बहुत सुधार हुआ है इसमें। वहीं अगर हम जोकोविच की बात करें तो जोकोविच की सर्व में बहुत सुधार हुआ है। अगर आप शुरू से जोकोविच के मैचेस देख रहे हैं पिछले 15 साल से, तो शुरू में उनकी सर्व उनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। इतनी ज़्यादा डबल फॉल्ट वो करते थे, उनकी टेक्निक भी अच्छी नहीं थी। और 2007 का अगर आप यूएस ओपन फाइनल देखें जो कि फेडरर के साथ खेला था, उसमें पहले सेट में जोकोविच के पास इतने सारे मौके थे वो सेट जीतने के, और उससे उस टूर्नामेंट से पहले भी जोकोविच फेडरर को हरा चुके थे। तो फेडरर जबकि उनका प्राइम हल्का सा जो है ख़त्म होने की कगार पे आ गया था, बट फिर भी वो 2007 में बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन जोकोविच के पास उस सेट में मौके थे, और उस सेट में जोकोविच ने जो मौके गंवाए वो सिर्फ अपनी सर्व की वजह से गंवाए। उन्होंने 2 या 3 डबल फॉल्ट की उस गेम में, और वो चीज़ कंटिन्यू होती रही। उसके बाद फिटनेस के भी इश्यूज उसमें आए जोकोविच के साथ, वो अक्सर रिटायर होने लगे मैचेस से। तो ये सारी चीज़ों पर जोकोविच ने जो है काम किया है, और अब उनकी सर्व बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। इट्स लाइक अ वेपन। अब वो उसे एक हथियार की तरह यूज़ करते हैं, जबकि पहले वो एक उनकी कमी थी, पर अब वो नहीं है। और इसी तरह से उनकी फिटनेस भी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, चाहे वो 5 सेटर मैच हो, कितने भी मैचेस हो। पहले ये रहता था कि पहले 1-2 सेट अगर आप जोकोविच के साथ जीत जाएं तो वैसे ही हार मान लेते हैं, लेकिन जब से उन्होंने अपनी फिटनेस इंप्रूव की, अपनी डाइट चेंज की है, और अपने उनको नाक की भी एक परेशानी थी, वो भी उस पर भी उन्होंने काबू पाया। नहीं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी लंबे मैचेस में, खास करके जब बहुत गर्मी वाली कंडीशंस होती थी तब उन्हें बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन अब वो सारी चीज़ों पे उन्होंने काबू पाया, और इसी कारणवश जो है अब वो इतने सक्सेसफुल, इतने सफल हो पाए हैं। फिर हम बात करते हैं नेट गेम की, तो जोकोविच और नडाल दोनों का ही नेट गेम बहुत अच्छा हो गया है अब। और खास करके मैं नडाल की यहाँ तारीफ करूंगा, क्योंकि नडाल ना सिर्फ उनका नेट का गेम अच्छा हुआ है, बल्कि वो यह भी समझ चुके हैं कि कब उन्हें आना है नेट पे और कब नहीं आना है। तो उनकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। वो ज़्यादा नेट पे नहीं आते हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं तो उन्हें पता रहता है कि वो सही निर्णय के तहत आए हैं नेट पे, और बड़ी आसान सी उन्हें अधिकतर वॉली मिलती हैं। और वो इसीलिए मिलती हैं क्योंकि उनका अप्रोच शॉट बहुत अच्छा रहता है, और वो ऐसे ही कभी भी आगे नहीं आ जाते। जबकि फेडरर हो या जोकोविच के साथ ऐसा देखा गया कि कई बार टैक्टिकल चेंज करने के लिए, कई बार जब उन्हें नहीं समझ में आता है कि क्या किया जाए, तो वो नेट पे कई बार आ जाते हैं, और इस वजह से पासिंग शॉट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन नडाल के साथ ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई खिलाड़ी उनको ज़्यादा पासिंग शॉट मार सके या उनको लॉब करके हरा सके, क्योंकि वो आगे तभी आते हैं जब उन्हें इस बात का विश्वास हो कि उस पॉइंट को वो ख़त्म कर सकते हैं। और एक पॉइंट और जो रह गया यहाँ पर वो है एग्रेशन का। तो हम सब जानते हैं कि नडाल शुरू से काफ़ी डिफेंसिव प्लेयर रहे थे, रैली करने में उनको मज़ा आता था, वही उनकी पसंद थी। और वो चीज़ उन्होंने अब बदल दी है उम्र के साथ। हम जानते हैं कि अब वो उतना तेज़ नहीं भाग सकते, फिटनेस के भी इश्यूज हैं, इतनी सारी इंजरीज भी उन्हें अपने करियर में हुई है। तो अब वो इस बात को समझ चुके हैं कि अगर उन्हें मैचेस जीतने हैं, और मैचेस ही नहीं, बड़े बड़े टूर्नामेंट अगर उन्हें जीतने हैं जहाँ पर आपको 6 या 7 इकट्ठे मैच जीतने पड़ते हैं, तो वहाँ पर अब वो समझ चुके हैं कि एग्रेसिव खेल के ही मैच को जीता जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने ये सुधार अपने गेम में किया है। आजकल वो बहुत ही आक्रामक परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत ही आक्रामक उनका फोरहैंड बैकहैंड दोनों रहता है। और अब वो ज़्यादा पीछे नहीं रहते हैं, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो तुरंत आगे आके पॉइंट ख़त्म करते हैं। तो वो पहले वाले नडाल नहीं रहे जो कि रैली करना चाहते थे और लोगों को थका थका के हराते थे। अब वो नडाल नहीं रहे, अब उनके माइंड में ये चीज़ बैठ गई है कि उन्हें जीतना है तो उन्हें एग्रेसिव खेलना पड़ेगा। और बहुत ही खूबसूरत उनका ये बदलाव जो हमें देखने को मिला है, और इससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है मेरे हिसाब से। अगर ये चीज़ वो पहले कर लेते अपने करियर में, तो शायद कुछ और मैचेस क्ले के अलावा बाकी जगह पे भी वो जीत पाते। और वहीं हम जोकोविच की जहां तक बात करें, तो मेरे हिसाब से अब उनका गेम थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया है। क्योंकि अगर आप जोकोविच को शुरू में देखें, 2006 में देखें या 2007 में देखें, तो एक एग्रेसिव खिलाड़ी की तरह उनको आप देख सकते थे, क्योंकि उनका फोरहैंड बहुत ही अच्छा था, ताकतवर था। बैकहैंड तो उनका सॉलिड था ही, लेकिन वो जो हट के इनसाइड आउट फोरहैंड मारते थे, ऑफ फोरहैंड जो मारते थे, वो उनका बेस्ट शॉट था मेरे हिसाब से। और इसको आप देख सकते हैं 2007 के मायामी वाले मैच में जो नडाल के साथ ही हुआ था। और इसको आप फ्रेंच ओपन में भी देख सकते हैं। 2006 से लेकर 2008-2009 के बीच जो मैचेस हुए हैं उसमें नडाल के खिलाफ अधिकतर जोकोविच ने बहुत ही एग्रेसिव खेला है।
लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जोकोविच का गेम थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया है पिछले 3-4 वर्ष में खास करके। और इसका परिणाम भी आप देख सकते हैं कि फ्रेंच ओपन हो तो वहाँ काफ़ी प्लेयरों ने उन्हें हराया है, चाहे वो थीम हो, चाहे वो दूसरे खिलाड़ी हो, चाहे वो एक चचिनाटो हो जिन्होंने हराया था जोकोविच को 2017 में। तो जो भी प्लेयर जोकोविच के साथ अब एग्रेसिव खेलता है क्ले पर खास करके, उसके पास हमेशा चांसेस रहते हैं, मौके रहते हैं मैच को जीतने के। और यह इसलिए हो पाया क्योंकि जोकोविच थोड़ा सा डिफेंसिव खेल रहे हैं, और यही चीज़ उन्हें बदलनी पड़ेगी अगर वो नडाल के साथ जीतना चाहते हैं। उन्हें डिफेंस अपना टोटली हटाना पड़ेगा और एग्रेसिव खेलना पड़ेगा। तो अब की शॉट्स की हम बात कर लेते हैं। जो कल का मैच होने वाला है उसमें जोकोविच के की शॉट्स क्या होंगे जो यह फैसला करेंगे, जो यह निर्णय लेंगे कि जोकोविच कल का मैच जीतते हैं या नहीं। सबसे पहले तो उनकी सर्व है, जिसपे कि बहुत सुधार हुआ है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वो शुरू से, मैच के शुरुआत से ही अपनी सर्व अच्छी फेंकें। 70% 75% की कोशिश करें अपनी फर्स्ट सर्व इन रखने की। और ज़रूरी नहीं है कि वो सर्व को बहुत तेज करें, लेकिन स्पॉट सर्विंग करें। और कोशिश ये करें कि फर्स्ट सर्व ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जाए, ताकि जो शुरुआत हो रही है रैली की वो उनके हाथ में रहे, ताकि वो गेम को डिक्टेट कर सकें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉट है वो है उनका बैकहैंड डाउन द लाइन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जोकोविच या कोई भी अन्य खिलाड़ी जब भी वो नडाल के साथ खेलते हैं तो बैकहैंड डाउन द लाइन किसी भी खिलाड़ी का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नडाल की आदत है वो अपने फोरहैंड से आपको कोर्ट के बाहर घसीटते रहते हैं जब तक कि आप कोई गलती ना कर दें। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है डायरेक्शन को चेंज करना और नडाल के फोरहैंड से बचना। और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपना बैकहैंड डाउन द लाइन मारें अगर आप एक राइटी खिलाड़ी हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका बैकहैंड बहुत अच्छा हो। फेडरर को सालों से ये तकलीफ आ रही है कि वो इस स्ट्रैटेजी को नहीं कर पाते हैं अच्छे से इम्प्लीमेंट। बैकहैंड डाउन द लाइन उनका अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। जो शोल्डर हाई उनकी बॉल आती है, अतिरिक्त उछाल जो नडाल को मिलता है, उसको नहीं उस पर नियंत्रण रख पाते हैं फेडरर। और ये ही समस्या जोकोविच के साथ भी आती है, भले ही उनका डबल हैंडेड बैकहैंड है, फिर भी ये समस्या सभी खिलाड़ियों को आती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जोकोविच, जिनका बैकहैंड बहुत ही शानदार है, वो डाउन द लाइन बैकहैंड बहुत अच्छा मारें, डीप मारें, और उसमें कोई भी हिचकिचाहट ना हो। क्योंकि अगर वो सिर्फ क्रॉस कोर्ट टू क्रॉस कोर्ट रैली करते रहेंगे तो उनके पास कोई चांस नहीं है नडाल को हराने का। उनको कुछ नया ट्राई करना ही पड़ेगा। तो बैकहैंड डाउन द लाइन बहुत ज़रूरी है। अब चाहे वो एक नॉर्मल बैकहैंड डाउन द लाइन टॉप स्पिन शॉट हो, या चाहे वो एक स्लाइस वाला शॉट हो, जो एक क्विक स्लाइस की मैं बात करता हूँ कि वो एक तरीका है। अगर नडाल अतिरिक्त उछाल आपके कंधे के ऊपर दे रहे हैं और आपको उस पैटर्न को बदलना है, तो आपको एक क्विक स्लाइस मारना पड़ेगा जो कि डाउन द लाइन जाए। और मैं क्विक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल स्लाइस मारेंगे तो वो नडाल को समय दे देगा हट के फोरहैंड मारने का, जो कि उनका फेवरेट शॉट है। तो जो भी छोटा मोटा स्लाइस रहता है जिसमें समय मिल जाता है नडाल को हट के फोरहैंड मारने का, वहाँ वो पॉइंट वो ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो फोरहैंड भी मार सकते हैं, मतलब क्रॉस कोर्ट भी मार सकते हैं, डाउन द लाइन भी मार सकते हैं, इनसाइड आउट भी मार सकते हैं, बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्लाइस करते हैं नडाल के समक्ष, नडाल के सामने, तो वो स्लाइस आपका क्विक होना चाहिए, वो फ्लैट स्लाइस होना चाहिए, उस पर ज़्यादा लूप नहीं होना चाहिए, ताकि नडाल को ज़्यादा समय ना मिले और उन्हें अपना बैकहैंड का ही उपयोग करना पड़े, और उतने में आपको जो है उस पॉइंट में वापसी करने का मौका मिले। तीसरा जो शॉट है जोकोविच का वो है वॉली। बहुत ज़रूरी होगा जोकोविच के लिए कि जब भी वो एक अच्छा शॉट लगाते हैं और उन्हें दिखता है कि नडाल स्ट्रगल कर रहे हैं दूसरे एंड पे, तो उन्हें नेट पर तुरंत जाना पड़ेगा और एक अच्छी वॉली हिट करनी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उनका एंटिसिपेशन अच्छा होना चाहिए। उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि कब उन्हें आगे जाना है, कब नहीं जाना है। जब उन्होंने मैचेस खेलना शुरू किया था 2006 से लेकर 2008 तक के, अगर आप फ्रेंच ओपन के मैचेस देखें तो आप, और दूसरे भी लेके मैचेस देखें, तो आप ये पाएंगे कि जोकोविच नेट पे बहुत कम आते थे। दो या तीन बहुत अच्छे शॉट मार देते थे, फिर भी वो नेट पे नहीं आते थे। वो नेट पे तभी आते थे जब सामने वाला खिलाड़ी शॉर्ट बॉल दे दे और मजबूरन उन्हें आना पड़े। वो खुद से नेट पे बहुत कम आते थे। तो इसीलिए अब ज़रूरी होगा कि कोई भी अच्छा शॉट अगर जोकोविच लगाते हैं तो उसके बाद उनको कोशिश करनी चाहिए नेट पे आके पॉइंट को ख़त्म करने की। उसके बाद अगला जो शॉट है वो ओवरहेड है। जोकोविच की एक बहुत बड़ी कमी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ओवरहेड स्मैश जो उनके रहते हैं वो कई बार उसको मिस हिट करते हैं, कई बार बाहर मारते हैं, कई बार नेट पे मारते हैं, और ये उन्होंने बड़े बड़े पॉइंट्स पे भी किया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होगा
और क्योंकि नडाल की आदत है कि वो बीच में अक्सर पैटर्न चेंज करने के लिए काफ़ी उछाल वाली लूपी बॉल जो है वो थ्रो कर देते हैं, और इसका जो उपाय है वो यही है कि जोकोविच को कोशिश करनी होगी कि ऐसी उछाल अगर नडाल दें तो वो आगे बढ़ के एज अ स्मैश उसको हिट करें, ना कि वेट करें बॉल को बाउंस होने का, और जिससे जो कि पर्पस है, जो उद्देश्य है नडाल का, वो पूरा हो जाएगा। वो उछाल के बॉल इसीलिए देते हैं ताकि सामने वाला खिलाड़ी और पीछे चला जाए और नडाल को अगला शॉट फोरहैंड लेने में आसानी हो। और इसीलिए ज़रूरी है कि अगर ऐसी उछाल वाली बॉल आती है तो जोकोविच या तो उसे स्मैश में कन्वर्ट करें और या तो उस पर एग्रेशन दिखाएं। तो ओवरहेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जोकोविच सही लगाएं ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट वो इस तरह से ना गंवाएं। और इनसाइड आउट फोरहैंड मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है जोकोविच के लिए, जो कि पिछले कुछ वर्षों से उतना अच्छा देखने को नहीं मिला है। अगर आप 2006 से 2008 तक के जोकोविच के मैचेस देखें तो वो बहुत ही हट के जो है पावरफुल फोरहैंड लगाते थे इनसाइड आउट, बट अब वो लगा तो रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा एंगल वो क्रिएट नहीं करते हैं और उतना ज़्यादा पावर ऐसा नहीं लगता है कि उनके फोरहैंड में है। तो ये एक शॉट है जिसपे उन्हें और काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्ले पे अगर आप नडाल के साथ खेल रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप हर तरह के एंगल्स एक्सप्लोर करें। पूरे कोर्ट को, जो इतना बड़ा कोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है फिलिप शैट्रियर, वहाँ पर आपको एक एक इंच का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको एंगल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी आप नडाल को हरा सकते हैं। अगर आप सिर्फ सीधे सीधे शॉट्स मारते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी एंगल, तो नडाल का जो कोर्ट कवरेज है वो इतना अच्छा है कि वो लाइंस टू लाइंस तो आराम से कवर कर लेते हैं 2-4 बार, और 2-4 अच्छे शॉट से ज़्यादा कोई भी खिलाड़ी लगा नहीं पाता है, उसके बाद एरर करना ही है उस खिलाड़ी को। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ एंगल्स क्रिएट करें ताकि नडाल को ट्रैम लाइंस के बाहर खींचा जाए, लाइन के बाहर उनको भेजा जाए, ताकि ओपन कोर्ट में फिर जोकोविच उस पॉइंट को खत्म कर सके। तो इसलिए एंगल्स बहुत ज़रूरी होंगे, और सबसे अच्छा शॉट इन एंगल्स को खेलने का है इनसाइड आउट फोरहैंड। तो जोकोविच को रेडी रहना पड़ेगा कि जहां नडाल उछाल कर उन्हें कोई बॉल दें, जोकोविच हट के इनसाइड आउट फोरहैंड बहुत ही शानदार मारे, जो कि थीम बहुत अच्छा करते हैं। और इसीलिए थीम ने कई बार सफलता हासिल की है नडाल के साथ, क्योंकि उनका फोरहैंड बहुत अच्छा है, और इसी फोरहैंड को मेरे हिसाब से इस शॉट को कॉपी करने की ज़रूरत है जोकोविच को। तो जो की टैक्टिक्स रहेगी जोकोविच को अगर हराना है, और मैं जोकोविच के लिहाज से बात कर रहा हूं क्योंकि नडाल को मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अपने गेम में। जो उनका गेम है वो गेम बहुत सॉलिड है और उससे वो जीत सकते हैं मैच। तो अगर कुछ करने की ज़रूरत है किसी को तो वो जोकोविच है, उन्हें अपना गेम चेंज करना है, उन्हें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है अगर वो नडाल को हराना चाहते हैं तो। और ये जो की टैक्टिक्स हैं हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के मैच के लिए, और इनमें से अगर वो 3 या 4 चीज़ें कर पाए जोकोविच अच्छे से, तो मेरे हिसाब से उनके पास ज़रूर एक मौका रहेगा नडाल को हराने का। पहला है कोर्ट पोजीशन, ये बहुत एक ज़रूरी फैक्टर है कि जोकोविच सही कोर्ट पोजीशन पे रहें, वो बेसलाइन पे ही रहें, ज़्यादा पीछे ना जाएं। अगर नडाल ज़्यादा अतिरिक्त उछाल की बॉल देते हैं तो भी उनको उस बॉल को अर्ली लेना पड़ेगा, ऑन द राइज लेना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है। उनको ऐसा शॉट खेलना पड़ेगा जो फेडरर करते हैं नडाल के साथ, वही चीज़ जोकोविच को करनी पड़ेगी। और उनके पास डबल हैंडेड बैकहैंड होने का एडवांटेज भी है, तो इसलिए उन्हें बॉल को अर्ली लेना चाहिए और उछाल नहीं होने देना चाहिए ज़्यादा। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वो बेस लाइन पे ही खड़े रहें, बेस लाइन के ज़्यादा पीछे ना जाएं। और क्विक स्लाइस की जैसे मैंने बात की, बहुत ज़रूरी है कि अगर नडाल का जो फोरहैंड है, लूपी फोरहैंड आपके कंधे तक आ रहा है, जाहिर सी बात है कि आप उस पर ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखा पाएंगे। तो ज़रूरी है कि अगर नडाल अपने क्रॉस कोर्ट वाले एंड पर काफ़ी लाइन के करीब हैं और पूरा कोर्ट आपके पास खाली पड़ा है, तो आप एक क्विक फ्लैट स्लाइस कर दें, जिससे कि नडाल हट के फोरहैंड ना ले सकें और आपको जो है बॉल की ट्रेजेक्टरी चेंज करने का भी मौका मिले, बॉल की हाइट भी कम करने का मौका मिले, और नडाल को ज़्यादा पेस भी ना दिया जाए कि वो उस पर अपना विनर मार सकें। तो ये क्विक स्लाइस जो है बहुत ज़रूरी शॉट रहेगा मेरे हिसाब से, और जोकोविच इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, फेडरर भी इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन वही बात है कि ज़्यादा इस्तेमाल इसका किसी ने भी नहीं किया है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है फ्लैट स्लाइस मारना। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर कंधे के ऊपर जो है बॉल का टप्पा आ रहा है और आपको दिक्कत आ रही है मारने में, तो यही एक शॉट जो है मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत रिस्पाइट दे सकता है। तीसरा जो पॉइंट है वो एग्रेशन है। जोकोविच को बहुत ही एग्रेसिव खेलना पड़ेगा और उन्हें पॉइंट्स अपने रैकेट पे रखने पड़ेंगे, चाहे भले ही वो इसके कारण अनफोर्स्ड एरर उनके बढ़ें,
लेकिन उनको नडाल को कोई भी रिदम नहीं देनी है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो शुरू से ही काफ़ी आक्रामक खेल दिखाएं। फिनिशिंग द पॉइंट्स एट द नेट बहुत ज़रूरी है कि वो नेट पर जाएं। हम पहले ही इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि नेट पर उनको जाके वॉली लगाना ही पड़ेगा, पीछे खड़े खड़े वो ये मैच को नहीं जीत सकते। और जो है ड्रॉप शॉट, अब ड्रॉप शॉट जोकोविच का बहुत अच्छा है लेकिन काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। कभी उनके ड्रॉप शॉट बहुत अच्छे पड़ते हैं और कभी उनके ड्रॉप शॉट बहुत ही ख़राब पड़ते हैं, एकदम नेट तक ही जाके रुक जाते हैं। और टाइमिंग भी बहुत यहाँ पर ज़रूरी है और कोर्ट पोजीशन भी ज़रूरी है। नडाल अगर कोर्ट के बाहर है और जोकोविच कोर्ट के अंदर है तब ड्रॉप शॉट लगाने का मेरे हिसाब से सबसे जो है उत्तम मौका है, सबसे अच्छा मौका है और उसी समय उन्हें ज़्यादातर लगाना चाहिए। और बाकी अगर वो सिर्फ चौंकाने के लिए नडाल को ड्रॉप शॉट लगा रहे हैं या वो ज़्यादा प्रेशर वाला पॉइंट है और उनको वो समझ में नहीं आ रहा है और इसीलिए वो ड्रॉप शॉट लगा रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से एक गलती होगी, क्योंकि नडाल हमेशा तैयार रहते हैं और उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो आराम से किसी भी बॉल तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारे टैक्टिक्स उनको सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करने होंगे। और वहीं अगर हम नडाल की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, उन्हें ज़्यादा कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। एग्रेसिव उन्हें भी रहना है जैसा कि वो पिछले साल रहे थे, तो वहाँ से उस चीज़ को उनको यहाँ इस मैच में भी लाना चाहिए। फोर हैंड डाउन द लाइन बहुत ही ज़रूरी शॉट है नडाल का, जिससे कि वो पूरा जो है जोकोविच का गेम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जोकोविच का बैक हैंड क्रॉस कोर्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जोकोविच इससे चिंतित हों कि नडाल कभी भी अपना फोरहैंड डाउन द लाइन यूज़ कर सकते हैं और पूरा ओपन कोर्ट रहेगा, तो फिर जोकोविच भी इसके कारण उनको डाउन द लाइन बैकहैंड अपना ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा और ज़्यादा ट्राई करने से एरर मारने की भी जो है वो संभावना बढ़ती है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से फोरहैंड डाउन द लाइन नडाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है। और जो टॉप स्पिन है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैच का टाइम क्या है, कब ये मैच होता है, इस पर भी बहुत निर्भर करेगा। अगर वह दिन में मैच होता है जबकि बहुत गर्मी रहती है तो बहुत ज़्यादा फायदा मेरे हिसाब से नडाल को मिलेगा, क्योंकि उनके फोरहैंड में बहुत उछाल रहेगा, बहुत टॉप स्पिन रहेगा और जोकोविच के कंधे तक बैकहैंड पे बॉल मारने के लिए आएगी। और जैसा कि मैंने कहा, उन्हें या तो बॉल को बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, पूरी तरह से अपना उछाल जब तक ख़त्म हो रहा है उससे पहले ही जोकोविच को जो है अपना शॉट मार देना पड़ेगा, और या तो फिर उन्हें पीछे जाके शॉट मारना पड़ेगा और जहां वो पीछे गए वहां वो नडाल को मौका देंगे कि नडाल एग्रेसिव हो पाए। तो इसीलिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंडीशंस क्या रहती हैं, मैच दिन में होता है या रात में होता है। और एक और बात है कि नडाल एक और अच्छा काम करते हैं कि वो पेस को भी वैरी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैरायटी है। वो स्लाइस का भी इस्तेमाल करते हैं, टॉप स्पिन का भी इस्तेमाल करते हैं, वो फ्लैट शॉट भी मार सकते हैं, चाहे वो फोर हैंड हो या बैक हैंड हो। तो इसीलिए और वो एक लूपी शॉट भी मार सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको इसका मिश्रण करना पड़ेगा, क्योंकि जोकोविच की एक कमी यह भी है कि वो रिदम प्लेयर हैं और अगर थोड़ा आप उन्हें वैरायटी दें तो उस चीज़ से वो स्ट्रगल करते हैं। यही हमने मुसेटी के साथ भी देखा, जोकोविच ने स्ट्रगल किया, और यही हमने कई वर्षों तक जो खिलाड़ी हैं जो पेस को वैरी करते हैं, चाहे वो डोलगोपोलोव हो गए, चाहे वो मॉनफिल्स हो गए, इन खिलाड़ियों के साथ जोकोविच ने कई बार स्ट्रगल किया है। और उसका कारण यही है क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं वो एक तरह की गति पे कोई शॉट नहीं मारते। कभी वो स्लाइस करते हैं तो अगला ही शॉट वो बहुत तेज मार देते हैं, कभी वो लूप ही देते हैं तो अगला ही शॉट वो ड्रॉप शॉट खेल देते हैं। तो इससे क्या है कि सामने वाले की रिदम नहीं रहती है, जो कि ये खिलाड़ियों की खासियत है, चाहे वो नडाल हो चाहे जोकोविच हो, कि उन्हें चाहिए कि लंबी लंबी रैलियां हो, सेम पेस पे रैली हो, टॉप स्पिन टू टॉप स्पिन शॉट्स लगें। बट वैसा अगर आप नहीं करते हैं तो आप रिदम जो है कहीं ना कहीं वो इन प्लेयरों को नहीं देते हैं। और नडाल ये पूरी कोशिश करेंगे कि जोकोविच की इस कमी को जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। अगर इस मैच में ज़रूरत पड़ती है उसकी तो बिल्कुल उसका इस्तेमाल करेंगे। और सर्व, जैसा कि मैंने कहा, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। नडाल की भी सर्व में काफ़ी सुधार हुआ है, उनकी जो स्लाइस सर्व है वो बहुत अच्छी है और इसका बहुत उन्हें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो ड्यूस कोर्ट है मेरे हिसाब से उस पर अगर उनकी एंगल सर्व चलती है तो किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल है उस एंगल को कवर कर पाना, चाहे कितना भी अच्छा बैकहैंड हो उस खिलाड़ी का। तो मेरे हिसाब से सर्व भी नडाल के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ अब हम कुछ शॉट्स की बात करना चाह रहे हैं। और ये जो क्लिप, ये जो फोटो है, ये लिया गया है मैड्रिड 2011 के टूर्नामेंट से। और यह वो टूर्नामेंट है, यह वो साल है जब जोकोविच बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और नडाल को लगातार हराए जा रहे थे। और इस टूर्नामेंट में भी जोकोविच ने नडाल को पहली बार हराया था क्ले पर। और अगर आप देखें तो नडाल के जो शॉट्स हैं वो इस समय उतना बाउंस नहीं कर पा रहे थे। इसका कारण यह भी है कि मैच रात में हुआ था,
पर एक दूसरा कारण यह भी है कि नडाल उतने फॉर्म में नहीं थे और ज़्यादा टॉप स्पिन अपने बॉल पे नहीं दे रहे थे। तो इसलिए अगर आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो हाइट है, इस फोटो में ये दिखाया जा रहा है कि नडाल ने एक बैकहैंड मारा है, जो कि आपको पीली रेखा से आप समझ पा रहे हैं। और उसकी हाइट आप देखिए, बाउंस करने के बाद उसकी हाइट जोकोविच के घुटने तक या उससे जस्ट ऊपर तक आ रही है, जो कि बहुत ही ऑप्टिमम हाइट है जोकोविच के लिए अटैक करने के लिए। और इसलिए अब आप देखेंगे क्योंकि ओपन कोर्ट पूरा खुला हुआ है यहाँ पे, तो जोकोविच ने जो बैकहैंड मारा वास्तविकता में वो ये हरी जो रेखा है उसकी ट्रैजेक्टरी पे गया और वो एक विनर साबित हुआ। तो इसका कारण, और ये जो शॉट है ये जोकोविच ने बहुत इस्तेमाल किया है उस पूरे साल, क्योंकि नडाल जब अपने बैकहैंड साइड पे जाते थे तो वो उतना डीप बॉल को नहीं मार पाते थे, रिटर्न कर पाते थे, और उनका टॉप स्पिन लेवल भी कम था। और जोकोविच को मौका मिलता था कि वो अच्छे से अपने पैर जमा कर और कम हाइट वाली बॉल पे अटैक कर सकें, और क्योंकि उनका बैकहैंड इतना अच्छा है जोकोविच का, तो आसानी से एंगल चेंज कर देते थे। और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रही पूरे 2011 में। लेकिन फिर जब आप 2012 2013 के मैचेस देखें फ्रेंच ओपन के खास करके, तो वहाँ कंडीशंस अलग थी, वहाँ गर्मी का जो है वो माहौल था और बहुत ऊंची बाउंस जो है बॉल ले रही थी। तो इसलिए उस समय जोकोविच का बहुत मुश्किलात हुई ये शॉट खेलने में, और इसीलिए वो ये शॉट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बट यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हाइट जो है बॉल की वो कम रहे तो जोकोविच को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका बैकहैंड बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है नडाल के लिए कि जो भी उनके शॉट हैं, चाहे वो फोरहैंड हो या बैकहैंड हो, टप्पा खाने के बाद उनका जो उछाल है वो जोकोविच के कंधे तक आना चाहिए, तभी वो एग्रेसिव हो सकते हैं। नहीं तो जोकोविच का खेल बहुत ही कंप्लीट है, उनके पास हर तरह के शॉट हैं, तो वो इसको कंट्रोल कर लेंगे अगर बॉल का उछाल कम रहा तो। अब ये जो अगला मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर फेडरर के साथ नडाल का मैच हो रहा है। बट जैसा कि मैंने पहले आपको बात बताई कि यहाँ पर अगर आप देखें तो नडाल की पोजीशन जो है वो लगभग क्रॉस कोर्ट पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फेडरर जो है वो अपने बैकहैंड को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि प्लेयर सही स्ट्रैटेजी अपनाए। अगर आप फेडरर की पोजीशन देख सकते हैं तो आप देखिए वो जो है टेढ़े खड़े हुए हैं, ठीक है, उनका जो चेस्ट है वो क्राउड की तरफ है। और अगर ऐसे में वो इन लाल वाली रेखाओं पर शॉट खेलते हैं जो कि परसेंटेज शॉट है, कोई भी नॉर्मल क्रॉस कोर्ट बैकहैंड जो वो खेलेंगे वहां से, क्योंकि हाइट भी बॉल की अब देखें तो कंधे तक आ रही है हाइट, तो जो भी वो बैकहैंड खेलेंगे वो लाल वाली रेखा में एक तरह से उनके लिए सेफ शॉट है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उससे क्या होगा, क्योंकि वो सीधे नहीं खड़े हैं तो पहले रिकवरी करेंगे, वो पहले वो सीधे खड़े होंगे, उसके बाद वो कोर्ट के बीच में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक वो बीच में आएंगे तब तक नडाल ऑलरेडी अपना फोरहैंड मार चुके होंगे, और नडाल के पास पूरा ओपन कोर्ट है। वो ओपन कोर्ट में भी मार सकते हैं, वो क्रॉस कोर्ट भी जा सकते हैं, बैक बिहाइंड दी अपोनेंट भी जा सकते हैं, वो ड्रॉप शॉट भी खेल सकते हैं। तो बहुत सारे मौके यहाँ पर नडाल को मिलते हैं अगर आप एक परसेंटेज बैकहैंड खेलते हैं तो। और यहाँ पे मैंने एक पीली रेखा बनाई है, वो इसलिए है क्योंकि ये एक ऑप्टिमम शॉट रहेगा फेडरर के लिए। अगर उन्हें टॉप स्पिन मारना ही है तो उन्हें ऐसा शॉट मारना पड़ेगा जो कि कोर्ट के बीच में ही बाउंस करे और कोर्ट के बाहर चला जाए। उसके लिए काफ़ी टॉप स्पिन की भी ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही परफेक्ट शॉट मारना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसे पीली रेखा बताई, क्योंकि ये एक परसेंटेज शॉट नहीं है, इसको इतनी आसानी से फेडरर नहीं मार सकते। लेकिन एक हरी रेखा जो मैंने बनाई है यहाँ पर, उसके द्वारा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने फ्लैट स्लाइस की बात की, क्विक स्लाइस की बात की, वो यहाँ पर जो है लगाया जा सकता है, क्योंकि फेडरर के कंधे तक बॉल आ रही है। और अगर वो एक तेजी से एक स्लाइस लगाएं, फ्लैट स्लाइस, तो नडाल की पोजीशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, वो बीच में नहीं है कि वो आराम से हट के जो है फोरहैंड ले सके। अगर आप धीरे स्लाइस लगाते हैं, लूपी स्लाइस लगाते हैं, तो हाँ नडाल को मौका मिल जाएगा दौड़ के आने के लिए। लेकिन अगर आप तेज स्लाइस लगाते हैं फ्लैट, तो नडाल को मजबूरन जो है बैकहैंड का उपयोग करना पड़ेगा। और क्योंकि बॉल आपकी लो रहेगी फ्लैट साइज के स्लाइस की वजह से, तो नडाल उतना एग्रेसिव नहीं हो पाएंगे और आपको मौका मिल जाएगा बीच में आने का। तो इससे आप इस पॉइंट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह की स्ट्रैटेजी, हमेशा नहीं लेकिन जब कंधे के ऊपर बॉल आ रही है तब आपको इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा, जिससे कि आप फ्लैट स्लाइस करें और पॉइंट का ट्रेजेक्ट्री पूरी तरह से चेंज कर दें, बॉल की हाइट चेंज कर दें। और ये पॉइंट अगर आप देखेंगे, ये 2019 के फ्रेंच ओपन का पॉइंट है। तो फेडरर ने भी यही किया, फेडरर ने भी यहाँ पर स्लाइस लगाया है, लेकिन फेडरर का स्लाइस फ्लैट नहीं था, फेडरर का स्लाइस लूप वाला ही था। लेकिन वो स्लाइस इतना अच्छा लगा कि बॉल इतनी डीप आई
कि नडाल उस पर कुछ कर नहीं पाए और ये पॉइंट फेडरर जीत गए। लेकिन यहीं अगर फेडरर एक नॉर्मल परसेंटेज बैकहैंड मारते, जो कि इन लाल रेखाओं से हमने दिखाया है, तो आराम से ये पॉइंट नडाल के हाथ में था। और यही चीज़ अवॉइड करनी होगी जोकोविच को भी। कोर्ट को समझना पड़ेगा कि इस तरह के परसेंटेज शॉट्स नडाल को मौका देते हैं, और खास करके नडाल हर समय इतनी आसानी से डाउन द लाइन शॉट नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर नडाल स्कोर में ऊपर है, मान लीजिए 4-3 का स्कोर है, ऑन सर्व चल रहा है और जोकोविच की सर्व है, तो जोकोविच को सर्व करना है 4-4 की बराबरी पे पहुंचने के लिए। और नडाल जानते हैं कि वो 4-3 से अभी ऊपर है, अगर 1-2 पॉइंट भी वो जीत जाते हैं तो जोकोविच पे बहुत दबाव बनाया जा सकता है। तो ऐसे मौके पे ज़रूर नडाल ट्राई करेंगे ओपन कोर्ट में विनर मारने का। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मौक़ों पे जब आपको पता है कि नडाल जो है वो एग्रेशन दिखा सकते हैं, आक्रामक खेल दिखा सकते हैं, आपको जो है ट्रजेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी और खुद रिस्क लेके इस तरह का फ्लैट स्लाइस आपको मारना पड़ेगा, ताकि नडाल को वो मौका ना दिया जाए। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं जोकोविच के फोरहैंड की। जैसा कि मैंने कहा कि जोकोविच का इनसाइड आउट जो फोरहैंड है वो बहुत ही अच्छा था पहले, पर हाल ही के कुछ 1-2 वर्षों में वो उस तरह का फोरहैंड नहीं मार पा रहे हैं। अब इसका कारण या तो उनकी रिस्ट इंजरी है, या तो उनकी एल्बो इंजरी है, या जो भी इंजरी रही हो, पर वो इस तरह से अपना फोरहैंड अब नहीं लगा पाते हैं इतना खुल के। फोरहैंड उनका काफ़ी रिजर्व लगता है। और ये 2013 के फ्रेंच ओपन का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है जोकोविच ने बहुत ही शानदार फोरहैंड ये हरी रेखा के हिसाब से लगाया है और ये विनर साबित हुआ। बट वहीं अगर आज की डेट में वो ये शॉट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो इतना एंगल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। और उसमें प्रॉब्लम यही है कि अगर नडाल कोर्ट के बीच में हैं तो वो इस चीज़ को भांप लेंगे और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए मैंने ये लाल रेखा बनाई है और ये पीली रेखा बनाई है कि पीली रेखा वाला शॉट बना लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये हायर पार्ट ऑफ द नेट है, तो इसके ऊपर से बॉल मारना दिक्कत होता है। जबकि जो बीच में जो नेट है उसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, तो इसलिए थोड़ा सेफ रहता है शॉट मारना। और इसीलिए मेरे हिसाब से जोकोविच जो है आजकल सेफ खेलते हैं और वो यहाँ जो लाल रेखा है उसके आसपास वो शॉट लगाते हैं, जिससे बाकी खिलाड़ियों से तो वो बच जाते हैं, लेकिन नडाल से बचना मुश्किल होगा, क्योंकि नडाल इसका फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि नडाल का बैकहैंड इंप्रूव हो गया है, तो वो अपना कदम कोर्ट के अंदर रखेंगे और एक तगड़ा जो है क्रॉस कोर्ट बैकहैंड लगाएंगे, जिससे कि वो पॉइंट जो है वो जोकोविच के हाथ से चला जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जोकोविच अपना फोरहैंड जो है वो वापस यूज़ करना शुरू करें, खास करके जो इनसाइड आउट फोरहैंड है वो। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं नेट गेम की। तो अगर आप देखें, ये भी 2013 के फ्रेंच ओपन से लिया गया स्क्रीनशॉट है। अब आप देखिए कि कैसे जोकोविच यहाँ पर गलती कर रहे हैं नेट पे आने में। जोकोविच ने इससे पहले एक बहुत ही अच्छा शॉट लगाया है, जो कि पीली रेखा से दिखाया गया है। हालांकि अगर आप देखें तो नडाल लगभग बॉल तक पहुंच गए हैं, लेकिन जोकोविच जो है उन्होंने एक तरह से स्प्लिट स्टेप जो है वो अपना पहले ही कर दिया है यहाँ पर, जबकि वो नेट की लाइन के आसपास है, सर्विस लाइन जो है उसके आसपास है, जबकि उन्हें होना चाहिए नेट के पास। तो अब आप देख सकते हैं कि कोई भी इस फोटो को देख के ये कह सकता है कि नडाल का जो शॉट है वो क्रॉस कोर्ट ही जाना चाहिए, क्योंकि जोकोविच एक तरह से एक तरफ ही हैं और वहां का भी उन्होंने कुछ खास कवरेज नहीं किया है। अगर नडाल क्रॉस कोर्ट की जगह डाउन द लाइन भी मारते तो भी मुझे नहीं लगता है कि जोकोविच उस बॉल को रोक पाते, क्योंकि वो उस पोजीशन में ही नहीं है। और यह एक कारण रहा है कि जोकोविच नेट पे शायद उतना नहीं आते हैं, क्योंकि एक तो ऐसे पॉइंट अगर वो हारते हैं जहाँ जो कि यहाँ हुआ, तो उससे आत्मविश्वास भी थोड़ा कम होता है खिलाड़ी का कि भाई जब मैं आगे जाके मुझे पासिंग शॉट ही खाना पड़ रहा है तो मैं आगे क्यों जाऊं। बट उन्हें ये समझना पड़ेगा कि उसका कारण है, उनका आगे आना यहाँ पर गलत बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनका जो पोजीशनिंग है वो गलत है। उनको थोड़ा सा और क्विक आगे आना चाहिए था और कोर्ट के बीच में रहना चाहिए। और जैसा कि सभी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अधिकतर जो पासिंग शॉट्स हैं वो क्रॉस कोर्ट ही जाते हैं। और जब भी कोई बहुत ही मुश्किलात वाली सिचुएशन होती है, मुश्किल सिचुएशन होती है, प्रेशर वाला गेम होता है, तो अक्सर जो प्लेयर्स हैं वो परसेंटेज गेम खेलने की ही कोशिश करते हैं, चाहे वो नडाल हो चाहे फेडरर हो। तो वो कोशिश यही करेंगे कि क्रॉस कोर्ट पास मारें, जो कि आसान होता है डाउन द लाइन मारने से। और ऐसे में अगर जोकोविच ये मान के चलें कि उन्हें हमेशा जो है अगर नेट पे जाना है तो बहुत तेजी से जाके अपनी पोजीशन यहाँ पर रखनी पड़ेगी, और क्रॉस कोर्ट को अगर वो हमेशा कवर करके चलें तो अगर नडाल डाउन द लाइन पास मार भी देते हैं तो वो उतना आसान नहीं होगा जितना कि क्रॉस कोर्ट पास मारना है। मैं ये नहीं कह रहा कि नडाल नहीं मार पाएंगे,
नडाल मार लेंगे, लेकिन 10 में से 6 बार अगर वो नहीं मार पा रहे हैं तो जोकोविच के पास पॉइंट जीतने का ज़्यादा मौका रहेगा। और एटलीस्ट ये रहेगा कि उन्होंने जो बेसिक परसेंटेज प्ले है वो उन्होंने कवर किया है। लेकिन इस तरह की कोर्ट पोजीशन की वजह से अगर वो पॉइंट हारते हैं तो मेरे हिसाब से उनको बहुत ज़रूरत है कि वो नेट पे अपनी पोजीशन थोड़ा सा जो है इम्प्रूव करें। और सीख लेने के लिए मेरे हिसाब से नडाल से अच्छा खिलाड़ी कोई नहीं है। आप नडाल को देखें, वो जब भी आगे आते हैं उनको एग्जैक्टली पता रहता है उनको कहाँ खड़े रहना है और कैसे वॉली लगाना है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक नॉर्मल पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि नडाल ने जो है एक लूपी फोरहैंड खेला है, और ये हमें पिछले साल भी देखने को मिला। नडाल ने एक लूपी फोरहैंड खेला है जो कि हरी रेखा से दिखाया गया है। अब जोकोविच के पास बॉल बाउंस करके बहुत ही ऊंचाई पर आने वाली है, कंधे तक की ऊंचाई पर। अब उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? देख सकते हैं कि नडाल जो है वो क्रॉस कोर्ट पोजीशन पे है और जोकोविच भी जो है वो क्रॉस कोर्ट पोजीशन पे है। अगर जोकोविच ये लाल वाली रेखा के हिसाब से मारते हैं जो कि परसेंटेज प्ले होगा, तो वो मौका देते हैं नडाल को। इनसाइड आउट हट के नडाल बहुत अच्छा फोरहैंड मार सकते हैं, कहीं भी मार सकते हैं, और यही उनको अवॉइड करना है। तो अब इसके लिए कौन कौन से ऑप्शन है जोकोविच के पास? एक ऑप्शन तो ये है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि वो टॉप स्पिन बैकहैंड ही मारे लेकिन थोड़ा एंगल्ड मारे, ताकि वो नडाल को और जो है लाइन से बाहर भेज सकें। और या तो फिर उनको डाउन द लाइन मारना पड़ेगा। अब डाउन द लाइन में या तो वो एक लूपी बैकहैंड भी मार सकते हैं या तो वो स्लाइस भी कर सकते हैं, जो मैंने जैसा कि मैंने कहा था फ्लैट स्लाइस जो है वो भी ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये पॉइंट जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है, क्योंकि सबसे आसान है इस तरह का शॉट मारना बीच में, और क्योंकि कंधे तक बॉल आ रही है तो कोई भी प्लेयर उतना रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन अगर आप देखें तो नडाल का ये स्कोरबोर्ड जो है 3-2 चल रहा है और ड्यूस है, नडाल ड्यूस पे है। तो ऐसे में जोकोविच को ज़रूर रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि नडाल रिस्क नहीं लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका अपना गेम जो है जो वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नडाल उतनी कोशिश नहीं करते ज़्यादा एग्रेशन दिखाने की। लेकिन यहीं अगर जोकोविच का ड्यूस होता और नडाल के पास मौका होता तो ज़रूर हटके वो एक शानदार विनर लगाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है स्कोर को भी देखना कि स्कोर किसके ऊपर प्रेशर है, उस हिसाब से आप फैसला कर सकते हैं। तो जो डिसाइसिव फैक्टर्स हैं जोकोविच के लिए वो क्या है? मेरे हिसाब से कल के मैच में पहला सेट जो है वो बहुत ही क्रूशियल है। अगर जोकोविच पहला सेट जीतते हैं तभी मेरे हिसाब से उनके पास कोई चांस है मैच जीतने का, अथवा उनके पास चांस नहीं है, क्योंकि नडाल अगर पहला सेट जीत गए तो वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाएंगे, हर तरह से शॉट लगाने लग जाएंगे और फिर उनको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी चीज़ है अनफोर्स्ड एरर्स। जोकोविच को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि बेवजह वो कोई एरर ना करें। अनफोर्स्ड एरर करें, रिस्क लेके करें, वो समझ में आता है। लेकिन जो 30-30 का पॉइंट है या ड्यूस का पॉइंट है, जहां की कोई ज़रूरत नहीं है कुछ ज़्यादा करने की, वहां पर वो अनफोर्स्ड एरर ना करें। ब्रेक पॉइंट जो है अधिकतर उन्हें कन्वर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि नडाल की आदत है वो बहुत सारे ब्रेक पॉइंट बचाते हैं और इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी खिलाड़ी के लिए ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट करना। बैक हैंड डाउन द लाइन की हम पहले ही बात कर चुके हैं। इंटेंट और कॉन्फिडेंस मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो पिछले साल का मैच था वहाँ बॉडी लैंग्वेज जोकोविच की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी फ्रेंच ओपन फाइनल में। जबकि नडाल पहले ही पॉइंट से लग रहा था कि एक मिशन के लिए आए हैं और उन्हें वो मैच जल्द से जल्द जीतना ही है। जबकि जोकोविच को देख के ऐसा लग रहा था कि वो कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी सेटल हो रहे हैं। और उसके बाद हालांकि तीसरे सेट में थोड़ा सा उन्होंने वापसी की, लेकिन वही चीज़ हमें पहले सेट या दूसरे सेट में देखने को नहीं मिली। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि जोकोविच एक इंटेंट के साथ आए, कॉन्फिडेंस के साथ आए, और इस बात को समझें कि नडाल अपने 21वें ग्रैंड स्लैम के लिए जा रहे हैं और पूरा प्रेशर नडाल पे होगा। एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि नडाल आराम से ये मैच जीतेंगे पिछले साल को देखते हुए। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होगा जोकोविच के लिए इस बात को समझना कि उन पे कोई भी प्रेशर नहीं है, और ये उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है नडाल से जो है बदला लेने का, क्ले पर अपने अपनी हार का, और साथ ही साथ 19वें ग्रैंड स्लैम की ओर बढ़ने का, जिससे कि 19 और 20 का जो हम कहते हैं 19-20 का बस फर्क रह जाएगा जोकोविच और नडाल और फेडरर में, जो कि अगर नडाल जीत जाते हैं तब वो नहीं रहेगा। और 2 ग्रैंड स्लैम का फर्क मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फर्क होता है, इतना छोटा फर्क नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जोकोविच सही आत्मविश्वास के साथ जाएं और सही पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएं, रिस्क लेके जाएं और जितना हो सके उतना एग्रेशन दिखाएं। मूवमेंट और क्रिएटिंग एंगल्स की मैंने यहाँ बात इसलिए की क्योंकि मूवमेंट हमें देखने को मिला है पिछले कुछ वर्षों में जोकोविच का क्ले पर जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। वो स्ट्रगल करते हैं, कई बार वो फिसलते हैं, कई बार अपनी फुटिंग लूज करते हैं, कई बार वो शॉट पे सही समय पे नहीं पहुंच पाते, उनकी टाइमिंग नहीं हो पाती। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मूवमेंट जो है वो कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए।
तो वो कोशिश करें, जैसा कि पिछले मैच में बेरेटिनी के साथ उन्होंने दिखाया, उन्होंने बहुत अच्छा इस मामले में किया और मूवमेंट उनका बहुत अच्छा था, बहुत जल्दी वो तैयार हो रहे थे अगले शॉट के लिए, तो वही चीज़ उन्हें कंटिन्यू करनी पड़ेगी नडाल के साथ भी। और एंगल्स की बात मैंने यहाँ इसलिए की है क्योंकि हम सब जानते हैं कि फिलिप शैटरियर जो कोर्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है और बेसलाइन के पीछे भी बहुत बड़ा एरिया है जहाँ आप खड़े होके जो है अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं, और नडाल बहुत पीछे खड़े होके ही डिफेंड करते हैं। तो ऐसे में अगर जो कोई विनर मारना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि एंगल क्रिएट करके ही वो ओपन कोर्ट में विनर मार सकते हैं। अगर वो सीधा सीधा बैकहैंड या फोरहैंड मार के कोशिश करेंगे जीतने की तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नडाल की का जो स्टेमिना है वो बहुत ज़्यादा है और उनकी जो कोर्ट कवरेज है, सिंपल जो एंड टू एंड जो कॉर्नर टू कॉर्नर जो कवरेज है नडाल की वो बहुत अच्छी है। 5-6 बार वो कवर कर लेंगे आराम से और फिर 7वीं बार जोकोविच से कोई ना कोई एरर हो जाएगा, तो इसलिए उस तरह से पॉइंट जीतना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए एंगल्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और जो कि जोकोविच करते आए हैं शुरू से, उनमें वो काबिलियत है कि वो काफ़ी टॉप स्पिन देके, चाहे वो फोरहैंड हो चाहे बैकहैंड हो, कोर्ट के बाहर खिलाड़ियों को ले जाना, लाइंस के बाहर, साइड लाइंस के बाहर ले जाना अपना अपनी टॉप स्पिन के द्वारा, एंगल क्रिएट करके, शॉर्ट बॉल क्रिएट करके, वो बहुत ज़रूरी होगा जोकोविच के लिए, ताकि ओपन कोर्ट में विनर मारना उनके लिए आसानी पैदा कर सके, ना कि सिर्फ सीधा सीधा। चाहे क्योंकि वो कितना भी तेज शॉट मार लें, सीधा सीधा अगर वो खेलते हैं तो बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए विनर मार पाना नडाल के अगेंस्ट। तो यहाँ हमने कुछ प्रेडिक्शंस किए हैं कि अगर जो है टोटल जो चांस मुझे लगता है वो 25% है जोकोविच का जीतने का। 75% मैं अभी भी यही कहूँगा कि नडाल को ही कल का मैच जीतना चाहिए जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं। और यहाँ कुछ हमने सेट के हिसाब से भी ये गणित लगाया है कि अगर पहला सेट जोकोविच जीतते हैं तो 50% उनका चांस बढ़ जाएगा जीतने का, लेकिन अगर वो पहला सेट हार जाते हैं तो केवल 10% ये चांस रहेगा कि वो इस मैच को जीत सकते हैं। और अगर पहले 2 सेट हार जाते हैं तब तो सीधी सी बात है कि बहुत ही न्यूनतम चांस रहेगा। और जोकोविच अगर पहले 2 सेट जीत जाते हैं तो भी ऐसा कोई 100% ज़रूरी नहीं कि वो मैच जीते, क्योंकि हम देख चुके हैं कि नडाल जो है वो वापसी बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए हमने 80% का जो है वो चांस दिया है। तो अब बात कर लेते हैं प्रिडिक्शन की। मुझे ऐसा लगता है कि नडाल यह मैच जीतेंगे, अब चाहे वो 3 सेट में जीतें चाहे 4 सेट में जीतें। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो गेम है और जो फॉर्म है वो नडाल का बहुत अच्छा है। हालांकि शॉर्ट्समैन के साथ उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया था तीसरे सेट में, और यह स्ट्रगल वो जोकोविच के साथ नहीं कर सकते क्योंकि जोकोविच इसका फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन फिर यही चीज़ जोकोविच पे भी लागू होती है, जो उन्होंने गलतियां मुसेटी के साथ की हैं, जो गलतियां बेरेटिनी के साथ की हैं, वो गलतियां वो नडाल के साथ नहीं दोहरा सकते, क्योंकि जब तक वो गलती से उबरने की कोशिश करेंगे तब तक वो मैच खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जोकोविच शुरू से ही बहुत अच्छा खेलें। लेकिन ओवरऑल देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि नडाल ही फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, और 3 या 4 सेट में उन्हें मैच जीत जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी अपने कमेंट्स पोस्ट करें, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा और कैसे जोकोविच और नडाल को खेलना चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।